हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 8 14 से संबंधित है, 12 22 से संबंधित है, उसी तरह बताना है कि 21 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो करने का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए। जो भी दो पेयर की संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पर दो पेयर की संख्याएं 8 और 14 है, 12 और 22 है। ठीक है, 8 14 12 22 एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, जो लॉजिक 8 14 12 22 के बीच में लग रहा है, सेम लॉजिक सेम संबंध को 21 और क्वेश्चन मार्क में के बीच लगा कर हम अपना आंसर लाएंगे। ओके, अब ध्यान से 8 और 14 को देखने पे पता चलता है कि 8 छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या 14 बन रही है। अगर 8 में हम क्या कर दें, प्लस 6 ऐड कर देंगे तो 14 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन पुनः 12 में क्या करना पड़ेगा, प्लस 6 ऐड करेंगे तो 22 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। 12 में जब प्लस 6 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। यानी इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ और सोच के देखते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि जो दूसरी संख्या 14 है ना, यह 8 के डबल के पास है कि नहीं। अगर 8 में हम क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से समझिएगा। तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में से माइनस अगर 2 कर देंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। यानी कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके -2 करने पे दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी होना चाहिए। 12 में क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। और 24 देखिए, यहाँ भी -2 किया था तो यहाँ भी 24 में से -2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी इतना तो क्लियर हो गया कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का डबल का -2 है। तो सेम प्रक्रिया हम लोग 21 और क्वेश्चन मार्क में लगा लेंगे। पुनः जब हम 21 में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 दूना कितना आ गया, 42 आ गया। और 42 में से जब -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, 40 आएगा। और 40 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 3 9 25 53 157। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या होगा। देखिए, सीरीज का जब भी आपको प्रश्न मिले ना, तो 2 बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर 2 बातों को ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज में आपको करना क्या है। कुछ जोड़ा जा रहा है या कुछ घटाया जा रहा है या कुछ गुणा हो रहा है ना। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सीरीज बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यह आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है। देखिए, 3 के बाद बड़ी संख्या 9 आ रहा है, 9 के बाद पुनः बड़ी संख्या 25 आ रहा है, 25 के बाद पुनः बड़ी संख्या 53, और 53 के बाद पुनः बड़ी संख्या, यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं हैं, है ना। और दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या है, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या 157 है, यह पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है क्या। अगर 3 का 20 गुना करेंगे तो 60 आएगा, और ये 60 से ज़्यादा है ना 157, बिल्कुल। यानी कि अगर कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है, उस केस में उस सीरीज में क्या होता है, कुछ न कुछ गुणा हो रहा होगा और प्लस या माइनस हो रहा होगा। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इतना तो पता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गुणा होगा 3 में, और कुछ न कुछ माइनस होगा, तभी 9 आएगा। तो देखिए, अगर 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 9 आ जाएगा, तो कुछ प्लस माइनस हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम बारीकी से आप समझ जाएंगे कोई भी सीरीज देखते हुए, है ना। मैंने बोला था कि अगर कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है और लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से ज़्यादा है, उस केस में क्या होता है, उस सीरीज में कुछ ना कुछ गुणा हो रहा होगा और प्लस माइनस साथ में हो रहा होगा, या तो प्लस होगा माइनस होगा। तो मैंने ये देखा कि अगर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो डायरेक्ट 9 आ जाता, यानी मल्टीप्लाई कर देता 9 आ जाता, तो उसमें हम प्लस या माइनस तो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन हमें प्लस माइनस भी देखना है। लेकिन अब अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 आएगा, लेकिन हमको 9 चाहिए, तो कोई बात नहीं, अगर हम +3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा, है ना। अब देखिए, अगली बार क्या करते हैं कि 9 है यहाँ पे, तो 9 में क्या कर दें, अगर हम 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा 3 का, तो 9 27 आ गया, और 27 में से -2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा, है ना।
पुनः अगली बार क्या होगा, आप यहाँ देखिए, अगर 25 यहाँ पे है ना, तो 25 53 जो है 25 के डबल के पास है, तो पुनः 25 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 25 दूना 50 और प्लस 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे 53 आ जाएगा। पुनः क्या करेंगे, 53 ऊपर दिया है और 53 में क्या कर दें हम कि अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान दीजिएगा 3 का। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता कि आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि जो 157 है ना वह 53 के 3 गुना के आसपास है। 53 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं कितना होगा, 159 होगा, है ना, और -2 कर देंगे तो 157 होगा। अब आप इस सीरीज में देख पा रहे होंगे कि पहली बार मैंने क्या किया कि पहली संख्या में इंटू 2 मल्टीप्लाई किया और +3 किया, दूसरी संख्या में मैंने क्या किया कि इंटू 3 किया और -2 किया, पुनः अगली संख्या में मैंने क्या किया इंटू 2 + 3, अगली संख्या में इंटू 3 -2, तो अगली बार क्या होगा 157 में पुनः इंटू 2 + 3 होगा, क्योंकि एक बार क्या हो रहा है इंटू 2 + 3 हो रहा है और दूसरी बार इंटू 3 -2, पुनः अगली बार इंटू 2 + 3, पुनः अगली बार इंटू 3 -2, तो अगली बार देखिए यहाँ पे इंटू 3 - 2 किए हैं, तो अगली बार 157 में इंटू 2 + 3 करेंगे, तो 157 का जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ये 314 हो जाएगा, कितना 314 हो जाएगा, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 317, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 317 और 317 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, फिगर काउंटिंग का प्रश्न दिया गया है, और फिगर काउंटिंग का प्रश्न एसएससी हो या रेलवे एक प्रश्न पूछा ही जाता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है फिगर काउंटिंग में त्रिभुज आपसे काउंट करवाया जाता है, लेकिन त्रिभुज भी काउंट कराया जा सकता है, कई दफ़ा आपसे वर्ग काउंट कराया जाएगा, कई दफ़ा आपसे आयत काउंट कराया जाएगा। इन्हीं 3 से आपको फिगर काउंटिंग में प्रश्न पूछा जाता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका त्रिभुज से पूछा जाता है। अप्रोच क्या होगा हमारा करने का, पूरे अगर मान लीजिए कोई भी डायग्राम दे दे, चाहे आपका आयत दे दे, चाहे आपका त्रिभुज का दे दे, और पूछे कितने इसमें त्रिभुज हैं या आयत हैं, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए करने का, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए कि जो आपको त्रिभुज दिख रहा है उसको आप काउंट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स आपके त्रिभुज दिख रहे हैं उनको आप फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। और दूसरी चीज़ आप लोग ये ध्यान दिया करिए कि अगर एक ही आकृति में 2 तरह के डायग्राम हैं तो केवल एक डायग्राम, जैसे यहाँ पे मैं देखूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये डायग्राम यहाँ से यहाँ तक है, सेम यही डायग्राम यहाँ से यहाँ तक है ना, यानी कि इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, यानी एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले मैं इस पूरे एक पार्ट को काउंट कर लूँगा कि एक पार्ट में कितने त्रिभुज हैं, तो इसका मैं डबल कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पूरे में कितने त्रिभुज हैं। उसके बाद मैं ये देख लूँगा कि इन दोनों को जब कंबाइन है तब इन दोनों में कितने और त्रिभुज बन सकते हैं, है ना। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे, है ना, पहले वाले इस साइड को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ इधर का, तो एक तो ये त्रिभुज है 2 3 4 1 5 1 6, जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ 6 हो गया। अगला त्रिभुज की मैं अगर बात करूँ तो आप लोग बोलिएगा, अगला त्रिभुज की मैं अगर बात करूँ तो आप लोग बोलिएगा सर एक ये भी है, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक ले लूँगा तो 6 1 7 हो गया, है ना, 7 हो गया, और पुनः इसके अपोजिट ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया 8 हो गया। पुनः इसी तरह मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ से यहाँ तक ले लूँ 8 1 9 हो गया, और पुनः इसके अपोजिट यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 हो गया। यानी इतना तो हमको पता चल गया कि एक पार्ट में यहाँ से यहाँ तक मैंने कितना काउंट कर लिया 10 काउंट कर लिया, तो इधर भी कितना होगा 10 होगा, तो 10 + 10 बराबर कितना आ जाएगा 20 आएगा, 20 आएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इतना तो पता चल गया कि 20 होगा, लेकिन अब ये दोनों ज्वाइंट हैं तो देख लेते हैं कि दोनों ज्वाइंट हैं तो इनसे कहीं त्रिभुज एक भी बन रहा है क्या, तो बिल्कुल बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ से और यहाँ ले लूँ, है ना, और यहाँ ले लूँ तो एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है ना, और सेम इसके अपोजिट एक देखिए, एक यहाँ भी ऐसे भी ये भी तो बन जाएगा ना, 1 1 2, यानी कि और मुझे कितना त्रिभुज मिल गया 2 मिल गया, पहले 20 मिला था अब 2 यानी 22, टोटल इसमें त्रिभुज कितना होंगे 22 होंगे, और 22 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में से चुनिए। मिरर इमेज का प्रश्न है।
आपका पूछा जाता है एक प्रश्न, एसएससी का फेवरेट प्रश्न होता है, पूछ लिया जाता है दर्पण प्रतिबिंब किसी भी आकृति का, है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब का मतलब सिंपल है कि अगर ये बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके राइट में क्या होगा, यहाँ पे दर्पण होगा। जब ये दर्पण होगा तो इसका जो मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा वो कैसा बनेगा, यही हमें बताना है। सिंपली आप लोग ऑप्शन से जाइए। जाहिर सी बात है कि जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ए इनिशियल में होगा, है ना, और ए इनिशियल में होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लोग ऑप्शन देखिए कि कौन सा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो डी नहीं हो रहा है, तो डी तो होगा नहीं। और एस क्या होगा, लास्ट में होगा, लेकिन एस लास्ट में होगा तो भैया एस उल्टा होगा, सी में सीधा बिल्कुल दे दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ई को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का प्रयास करूंगा तो ई भी तो उल्टा होगा ना, लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, बिल्कुल ई हूबहू दिया गया है, तो ए भी नहीं होगा, यानी केवल ऑप्शन बी बच रहा है। ऑप्शन बी आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। आप बना करके भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में या फिर करते वक्त आप बनाइए मत, ऑप्शन से सीधे इसको एलिमिनेट करके निकल जाइए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक आता है और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या आती है ना। देखिए सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, पहले लैंग्वेज समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहे हैं ना कि कितने अक्षर हैं, मैं मान लेता हूँ कोई अक्षर यहाँ पे अक्षर ले लेते हैं, ठीक है। कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले क्या है, प्रतीक हैं। इनके पहले प्रतीक होना चाहिए और इसके बाद क्या होना चाहिए, जिनके ठीक बाद प्रतीक होना चाहिए, माफ़ी चाहते हैं, इनके ठीक बाद यहाँ पे यानी प्रतीक होना चाहिए। अक्षर के बाद क्या होना चाहिए, प्रतीक, और इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या होना चाहिए अक्षर के ठीक पहले और ठीक बाद में प्रतीक। तो सबसे पहले ना जहाँ जहाँ अक्षर है उसको मार्क करिए। एफ अक्षर है तो एफ तो होगा नहीं क्योंकि इसके पहले कोई अभाज्य है नहीं। ए यहाँ पे है, डी है, जी है, सी है, एक्स है, टी है, हमने मार्क कर लिया। अब मैं देखा ए को देखा तो ए के बाद प्रतीक है, बिल्कुल है, और ए के बाद 5 क्या है, अभाज्य संख्या, यानी ए तो हमको एक यहाँ मिल गया। डी को देखते हैं तो डी के बाद में क्या प्रतीक है, नहीं है, तो डी होगा नहीं। जी के बाद में क्या प्रतीक है, बिल्कुल है, लेकिन इसके पहले क्या है, अभाज्य संख्या 4 नहीं है, भाज्य संख्या है। सी पे आते हैं तो सी के बाद प्रतीक है, नहीं, 3 दिया है, अंक दिया है। पुनः एक्स के बाद आते हैं तो एक्स के बाद प्रतीक है, बिल्कुल है, और एक्स के पहले क्या है, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, 3 अभाज्य संख्या, है ना। टी को पकड़ेंगे तो टी के बाद क्या प्रतीक है, नहीं है, टी के बाद 1 दिया है तो ये भी नहीं होगा। यानी केवल ऐसे 2 क्या हैं आपके अक्षर हैं जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक आता है और ठीक पहले एक अभाज्य संख्या आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है तो 21 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कैलेंडर का प्रश्न दिया गया है, साल एक ही है इसलिए आसान प्रश्न है। साल के साथ साथ मंथ भी एक ही है, सितंबर 2011, 2 और 21 सितंबर को पूछ रहा है। तो सिंपल 21 और 2 के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। 21 सितंबर से 2 सितंबर के बीच में दिन कितने मिलेंगे हमें, तो 19 मिलेंगे। अब 19 दिन मिलेंगे, इसमें ऑड डेज निकाल लेते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, है ना। 7 दूना 14, 14 5 19, यानी रिमाइंडर 5 बच गया। तो 2 सितंबर को क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार में आप 5 ऐड कर लीजिए। तो शुक्रवार में जब 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी यहाँ पे क्या आएगा, बुधवार आएगा। यानी कि आपका 21 सितंबर को कौन सा दिन होगा, बुधवार, और बुधवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। कैसे मैंने किया, सिंपल सी बात है, आप लोग अगर न समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 सितंबर से उंगली पर गिनना शुरू करिए। 2 को शुक्रवार था तो 3 को क्या होगा आपका शनिवार, 4 को क्या होगा तो संडे होगा, 5 को क्या होगा सोमवार होगा, 6 को क्या होगा मंगलवार होगा, 7 को क्या होगा बुधवार होगा, 8 को क्या होगा तो गुरुवार होगा, 9 को क्या होगा शुक्रवार होगा, 10 को क्या होगा शनिवार, 11 को क्या होगा आपका, तो आप बोलेंगे 11 को आपका हो जाएगा संडे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 11 को संडे, इसी तरह आप आगे जा सकते हैं। या तो दूसरा तरीका है, आप सभी को पता होगा कि 2 सितंबर 2011 को शुक्रवार है। हर 7 दिन के बाद क्या होता है, दिन क्या होता है सेम रिपीट करता है। यानी कि अगर 2 सितंबर को क्या था शुक्रवार था तो प्लस इसमें 7 करने पे 9 तारीख को भी शुक्रवार होगा, है ना। 9 तारीख को भी शुक्रवार होगा, प्लस 7 करेंगे तो 16 को भी शुक्रवार होगा, है ना। 16 को शुक्रवार हो जाएगा। तो अब 16 तारीख को शुक्रवार है तो इसमें कितना बच गया, 22 आने के लिए हमको 6 चाहिए, तो 16 को शुक्रवार है तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो आपको
आ जाएगा बुधवार। 16 6 ऐड करिए, शुक्रवार, शनिवार, संडे आ गया आपका, उसके बाद क्या आ गया, सोमवार, मंगल, बुधवार, है ना। तो आपका यहाँ से भी आप ला सकते हैं, यहाँ से भी आप ला सकते हैं, है ना। तो कोई नहीं, यहाँ पे 5 होगा ना, 16 में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तभी तो आपका बनेगा ना 21 होगा, 16 4 20 21, तो 5 यहाँ भी ऐड करेंगे तो आपका बुधवार आ जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह रविवार गुरुवार से संबंधित है उसी तरह बताना है बुधवार क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम 1 नंबर का सवाल है, वहाँ पे क्या दी गई थी, संख्याएं दी गई थी, अंक दिया गया था, और यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं। करने का सेम तरीका है। हम ये देखेंगे कि जो 2 पेयर के शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर 2 पेयर के जो शब्द हैं आपके रविवार और गुरुवार हैं, एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या लॉजिक है। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग बुधवार और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि रविवार है, तो रविवार के कितने दिन के बाद गुरुवार आता है, तो आप लोग बोलिएगा रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, सोमवार आ गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कितना आ गया, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी गुरुवार, यानी +4 करने पे क्या आ रहा है, आपका गुरुवार आ रहा है। तो बुधवार में भी जब हम +4 कर देंगे तो जो हमारा आएगा दिन वही तो राइट आंसर होगा। तो बुध में 4 ऐड करेंगे तो बुधवार, उसके बाद बृहस्पति, बुध के बाद गुरुवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी 4 इसमें भी मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आ गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, रविवार। और रविवार यानी कि आपका राइट आंसर होगा, और रविवार किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। सिंपल सा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है ना, एसएससी पूछती है इस तरह का सवाल, एसएससी में भी आता है और रेलवे में भी आता है, आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं कि जो वर्चुअल शब्द दिया गया है ना, इसके अक्षर जो हैं इनको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको हम व्यवस्थित करेंगे तो कितने ऐसे शब्द होंगे जो वर्चुअल में जिस क्रम पे हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखने पर उसी स्थान पे होंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग यहाँ पे वर्चुअल लिख लेते हैं, VIRTUAL, वर्चुअल मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या किया कि वर्चुअल के अक्षरों को क्या कर लें, अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित कर लें। तो वर्चुअल के अक्षर को जब अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार रखेंगे तो सबसे पहले हमारा वर्चुअल में ए जो है वो पहले आएगा। एक के बाद कौन सा आएगा, तो आप लोग बोलेंगे कि एक के बाद इसमें कौन सा आएगा, तो आई आएगा, आई ही तो आएगा ना, एक के बाद आई आएगा। आई के बाद कौन सा आ सकता है, भी आएगा, टी आएगा, या यू आएगा, या यल आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर यल आएगा। और यल के बाद क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर क्या आ जाएगा, आपका टी आएगा, है ना। क्या आएगा, अगर हम देखते हैं टी नहीं आएगा, आर आएगा ना, इसके पहले तो आर आता है ना, आर आएगा, आर का 18 होता है। आर के बाद अब क्या आएगा, टी आएगा, और टी के बाद क्या आएगा, तो आप लोग बोलेंगे यू आएगा, और यू के बाद लास्ट में भी आएगा, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, वर्चुअल के जो आपके अक्षर थे उनको मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो अब देखिए कौन सा ऐसा आपका अक्षर है जिसका क्रम वही है जो वर्चुअल में है। तो ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि भी की जगह ए आया है, ये तो नहीं है। आई की जगह आई आया है, यानी एक आई जो है, जो आई वर्चुअल में जो क्रम था दूसरे नंबर पे, आपका इसको अल्फ़ाबेट क्रम में व्यवस्थित करने पे भी दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे भी नहीं है, टी आर, यहाँ पे यू टी ए भी, एल भी, यानी कि नहीं है। बिल्कुल एक ही आई है जिसका क्रम क्या है, बिल्कुल हूबहू वही है, यानी अपरिवर्तित है ना। तो कौन सा, कितने ऐसे आपके अक्षर हैं, तो केवल एक ही अक्षर है आई है जिसका जो स्थिति है अपरिवर्तित रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, सिलचर, असम और भारत, है ना। सबसे पहले ऐसा अगर प्रश्न मिले ना, तो देखिए पूछा कब गया है, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक 13 दिसंबर 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, इस तरह का प्रश्न स्टेट एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर जगह पूछा जाता है। रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, इस टॉपिक से। सबसे पहले जो भी शब्द दिए गए होते हैं ना, उनको थोड़ा आप ध्यान से 1-2 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आपको एक आइडिया लगेगा कि ये शब्द जो हैं एक दूसरे से कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या कोई संबंध है क्या। तो मैंने ध्यान से इनको देखने का प्रयास किया, तो देखा सिलचर, असम, भारत।
अगर मैं असम की बात करूं तो असम बोलेंगे कि भारत का एक स्टेट है, यानी भारत के अंदर एक स्टेट है। अगर मैं सिलचर की बात करूं तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, सिलचर क्या है, असम में पड़ता है ना। तो कुछ हमारा इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, ये क्या हो गया आपका, भारत हो गया, और भारत के अंदर ही क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर असम है। भारत के अंदर क्या है, तो ये क्या हो गया, असम हो गया, और असम के अंदर ही क्या पड़ता है आपका, तो सिलचर पड़ता है, तो ये क्या हो गया, सिलचर हो गया, है ना, सिलचर हो गया। तो आपका कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, पहले भारत होगा, भारत के अंदर असम आता है, और असम के अंदर क्या आता है, सिलचर आता है। तो इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेरों और बाघों को दर्शाती है लेकिन तेंदुओं को नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए, बोल रहा है ना कि जो ट्रायंगल त्रिभुज है ना, यह लाइन को डिनोट करता है, शेर को। तो जो त्रिभुज है वो किसको डिनोट करता है, शेर को। हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए, है ना। और जो आपका रेक्टेंगल आयत है उसको लेपर्ड तेंदुआ को, यानी कि जो ये आयत है ये किसको डिनोट करता है, तो तेंदुआ को, है ना, तेंदुआ को, ठीक है। और क्या है आपका जो वर्ग है एलिफेंट, हाथी को, ये किसको डिनोट करता है, तो हाथी को, ध्यान से समझिएगा। और जो सर्कल है इसको टाइगर को, यानी कि बाघ को, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा क्या है, इतना तो आपको पता होगा ना कि अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं आयत की बात करूं तो आयत जो ये है ना, आयत के अंतर्गत जितने भी आपके नंबर हैं वह तेंदुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इसी आयत में बात करूं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आयत में ही एक शब्द आता है, एक आता है, ठीक है। तो एक आता है आयत में ही, लेकिन जो एक है ना यह सर्कल में भी है और आपका किस में है, तो त्रिभुज में भी है। तो आप लोग बोलिएगा कि एक जो है ना वह तेंदुओं को भी डिनोट करता है और शेर और बाघ को भी डिनोट करता है, एक अंक। क्यों, क्योंकि एक जो है आपका त्रिभुज में भी आ रहा है और आपका सर्कल में भी आ रहा है और आपका आयत में। लेकिन मैं ये बोलूँ केवल कि केवल कितने ऐसे तेंदुए हैं, कितने केवल तेंदुए हैं, ठीक है, कितने ऐसे तेंदुए जो हैं केवल तेंदुए हैं, तो आप लोग बोलेंगे 11 है। 11 तेंदुए ऐसे हैं जो केवल तेंदुए हैं, क्योंकि वो केवल आयत में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे ये तो बता रहा हूँ समझाने के लिए, हमसे पूछा क्या है कि कौन सी संख्या जो है शेरों और बाघों को दर्शाती है। शेर और बाघ का इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज और उसको सर्किल में आना चाहिए लेकिन तेंदुए को नहीं, त्रिभुज और सर्किल में आना चाहिए लेकिन उसको आयत में नहीं आना चाहिए। तो आप 7 संख्या को देखेंगे ध्यान से, तो 7 संख्या एक ऐसी संख्या है जो आपका केवल त्रिभुज में आ रहा है और सर्कल में, यानी केवल 7 संख्या है जो शेरों और बाघों को दर्शाता है लेकिन तेंदुओं को नहीं। तो 7 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। डायरेक्शन का प्रश्न दिया गया है। सिंपल सा एक बात होता है, आप सभी को पता होगा, फिर भी बताते हैं। ऊपर क्या होता है, तो नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, तो साउथ होता है, इधर क्या होता है, तो ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, तो वेस्ट होता है। यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, है ना। अब देखिए बोला है कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व किधर है, इस साइड में है, तो पूर्व की ओर मैं चला देता हूँ इस साइड। ये नहीं बोला कि कितनी दूरी चलता है, मैं इतने दूरी चला देता हूँ पूर्व की ओर, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण किधर है, तो नीचे की तरफ है, तो यहाँ से नीचे की तरफ वो मुड़ गया है, दक्षिण की तरफ मुड़ गया है। वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब यह क्या करता है, अपने दाईं, यहाँ से दाईं किधर होगा, इधर होगा, दाईं मुड़ जाएगा, अपने दाईं ओर मुड़ता है और चलने लगता है। दाईं ओर मुड़ने के बाद चलने लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हमें बताना है कि ये जो चल रहा है ना किस दिशा में है। तो इधर कौन सा दिशा होता है, तो इधर आपका पश्चिम दिशा होता है, यही तो है ना भैया, पश्चिम दिशा। इधर कौन सा दिशा होता है, पश्चिम, यानी कि अब किस दिशा में चल रहा है, पश्चिम दिशा में चल रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि ए का अर्थ है जोड़ना, बी का अर्थ है गुणा करना, सी का अर्थ है घटाना और डी का अर्थ है भाग देना, तो इस इक्वेशन का मान बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी इस तरह का प्रश्न पूछती है। एक क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछ लिया जाता है, सिंपल सी बात है।
जहाँ ए है, ए का अर्थ बोला है जोड़ना, तो वहाँ प्लस करेंगे। बी का अर्थ है गुणा, तो वहाँ बी की जगह गुणा रखेंगे। और सी का अर्थ है घटाना, तो सी की जगह घटाना। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ए कहाँ है, ये जोड़ना, यानी यहाँ प्लस होगा, है ना। बी क्या है, गुणा, तो बी की जगह गुणा कर लेंगे। डी क्या है, तो भाग है, तो डी की जगह डिवीजन कर लेते हैं। और सी क्या है, तो माइनस है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 बी की जगह 21 डिवीजन 3 प्लस 9 माइनस 50। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का बहुत ही महत्व होता है। 21 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा 7 बार में, 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। और 28 प्लस 9 कितना हो गया, तो 28 और 9 कितना हो गया, आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 28 और 9 जोड़ेंगे, और ये माइनस 50 है, 28 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आएगा। और 37 माइनस जब 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 37 माइनस जब 50 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आपका 13 आएगा। माइनस 13 क्यों आएगा, क्योंकि जो 50 से बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या का साइन लेते हैं, तो माइनस 13 आएगा। माइनस 13 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, करेक्शन कर लीजिए, ऑप्शन बी को ही माइनस 13 बना लीजिए, ठीक है, माइनस 13 बना लीजिए। और जो बीच का देखिए कैलकुलेशन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बीच का कैलकुलेशन जो है, जैसे मैंने 21 को डिवाइड ही क्यों किया, पहले मैंने गुणा क्यों नहीं किया, चाहे मैंने प्लस क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि बॉडमॉस रूल होता है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं। बॉडमॉस रूल क्या कहता है, एक यहाँ पे लिख देते हैं, BOD बॉडमॉस रूल। ये बोलता है कि देखिए कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसमें बी से ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ से ऑफ होता है, ऑफ मतलब गुणा, जब ऑफ रहेगा उसको गुणा बोलते हैं, ये वाला गुणा नहीं, ठीक है। उसके बाद डी से डिवीजन होता है, यानी भाग देंगे, तो वही मैंने भाग दिया था पहले, है ना, मैंने क्या किया था, भाग दिया था। उसके बाद क्या क्या करेंगे, तो एम है, एम से क्या है, मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई मैंने किया, उसके बाद एडिशन, एडिशन मैंने किया, उसके बाद लास्ट में आपका सब्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने ब्रैकेट को पहले क्यों नहीं सॉल्व कर लिया, देखिए इसलिए मैंने नहीं किया ना ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट तो पहले बिल्कुल दिया है। देखिए ये इतना जो है पूरा ना, ये के बन जाता है, ब्रैकेट के अंदर एक पूरा क्या बन जाता है, एक हो जाता है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट बचता है उसको घटाते हैं, है ना। तो ब्रैकेट वाले के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसके बाद ब्रैकेट को हम लोग तुरंत हट जाता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।